नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेटर गौरव में। आज हम बात करेंगे रीट शिक्षण पात्रता परीक्षा 2024 को लेकर जो हिंदी की शिक्षण विधियां हैं उनको लेकर बात करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो शिक्षण विधि की क्लास हम हिंदी की आज से शुरू करने जा रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और हमारे जो इस वीडियो को एंड तक देखें। तो अब बात करते हैं शिक्षण विधियों के बारे में, इनका परिचय क्या होता है। पहले शिक्षण शब्द की शिक्षण शब्द संस्कृत की जो शिक्ष धातु में क्या अन प्रत्यय लगने से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है सीखना। शाब्दिक अर्थ क्या होता है सीखना। जैसे शिक्ष धातु में क्या अन प्रत्यय लग गया तो ये क्या हो गया शिक्षण हो गया। क्या हो गया शिक्षण। इसका अर्थ क्या होता है सीखना होता है। अब बात करते हैं कि हम जो कुछ भी सीखते हैं वो क्या है शिक्षण है। हम जो भी कुछ सीखते हैं वो क्या है शिक्षण है। ठीक है। सीखना क्या है विकास का एक अंग है। जबकि आपको पता है कि विकास क्या जीवन प्रयत्न चलता रहता है। अब आगे बात करते हैं हम विधियाँ क्या होती हैं। विधियाँ शिक्षक की वे क्रियाएं जिनकी सफलतापूर्वक समाप्ति के बाद विद्यार्थी क्या है कुछ सीखता है। शिक्षक सिखाने के लिए जो क्रियाएं करता है, जो कार्य करता है, उनकी सफलतापूर्वक समाप्ति के बाद जो भी विद्यार्थी कुछ सीखता है वो क्या कहलाती हैं विधियाँ कहलाती हैं। आपको अगला क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन है कि जो शिक्षण विधि क्रिया है या प्रक्रिया है। शिक्षण विधि क्रिया न होकर एक प्रक्रिया है। क्रिया है कुछ समय के लिए होती है, जो प्रक्रिया एक लंबी चलती रहती है। अब बात करते हैं अगले शिक्षण विधियों की विशेषताएं। शिक्षण विधियों की विशेषताएं, इसमें पहली है इस विषय वस्तु के प्रति प्रेरित करने वाली होनी चाहिए। मतलब शिक्षक जो शिक्षण विधि हैं, जो भी सब्जेक्ट टीचर पढ़ाता है, ठीक है, उसी के प्रति क्या प्रेरित करने वाली होनी चाहिए। नहीं सब्जेक्ट कोई और पढ़ा रहा है और किसी और चीज़ के लिए शिक्षण विधियाँ प्रेरित करे, ऐसी नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं बालक के सर्वांगीण विकास के लिए। बालक के सर्वांगीण विकास के में क्या होनी चाहिए सहायक होनी चाहिए। देखो बालक का शिक्षण विधियाँ ऐसी होनी चाहिए बालक का शारीरिक विकास हो सके, मानसिक विकास हो सके, सामाजिक विकास हो सके। इस तरह की क्या होनी चाहिए शिक्षण विधि होनी चाहिए। अगला है निर्धारित लक्ष्य व उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हो। जो भी जिन लक्ष्य उद्देश्य को लेकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उन लक्ष्य उद्देश्य की पूर्ति में क्या होनी चाहिए सहायक होनी चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित होनी चाहिए। कि आपको पता होगा कि हर बच्चा एक दूसरे बच्चे से भिन्न होता है। उसकी सोच, बुद्धि, समझ सब अलग अलग होती है। कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई बच्चा लेट सीखता है। तो शिक्षण विधि ऐसी होनी चाहिए कि सभी बच्चों को समान रूप से लेकर चलने वाली होनी चाहिए। क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए। मतलब ऐसी होनी चाहिए बच्चों को कोई कार्य करके सिखाने के सिद्धांत पर क्या है बल देने वाली होनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक पर आधारित होनी चाहिए। मतलब उसमें क्या शिक्षण विधि ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को रटाए नहीं ज्ञान को, ठीक है, मतलब उसमें क्या समझ पैदा करे बच्चों में, ठीक है। अगला जो है बाल केंद्रित शिक्षा। अगली क्या है बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब है कि जो शिक्षण विधि है वो बाल को केंद्रित रखकर ही बनाई जानी चाहिए। मतलब विशेष रूप से इनमें ध्यान किसका रहना चाहिए बालकों का, उनको ध्यान में रखकर शिक्षण विधियों का निर्माण करना चाहिए। अब बात करते हैं शिक्षण विधियों से तात्पर्य। शिक्षण विधियों से तात्पर्य अध्यापक अनुक्रियाओं से है जिनकी सफलतापूर्वक समाप्ति के बाद क्या है सीखता है। मतलब अध्यापक की वे क्रियाएं जिनकी सफलतापूर्वक प्राप्ति के बाद क्या विद्यार्थी सीखता है। एक भाषा शिक्षक के पास भाषा का ज्ञान होने के साथ साथ शिक्षण विधियों का ज्ञान भी होना चाहिए। जैसे कोई हिंदी का शिक्षक है तो क्या उसके पास हिंदी का ज्ञान होने के साथ साथ जो शिक्षण विधियां हैं उनका ज्ञान भी होना चाहिए। तभी वो क्या है अपनी जो भी उसके पास ज्ञान है उसको अच्छे तरीके से बच्चों के समक्ष प्रस्तुत कर पाएगा। अब बात करते हैं अगली टॉपिक के बारे में। श्रीमती एस कोचर ने एक परिभाषा दी है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जिस प्रकार से एक सैनिक के पास हथियार होने के साथ साथ उसे चलाना भी आना चाहिए, ठीक उसी प्रकार एक भाषा शिक्षक के पास भाषा का ज्ञान के साथ शिक्षण विधियों का भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे एक सैनिक है, ठीक है, उसके पास हथियार तो है लेकिन अगर उसे चलाना नहीं आएगा तो हथियार को चला नहीं पाएगा। तो उसी प्रकार से एक भाषा शिक्षक के पास
ज्ञान तो है, लेकिन अगर उसके शिक्षण विधि का ज्ञान नहीं है तो वह अपने ज्ञान को अच्छे से प्रदर्शित नहीं कर पाएगा, समक्ष बच्चों के सामने अच्छे से नहीं बता पाएगा। भाषा शिक्षण के सोपान, भाषा शिक्षण के सोपान, देखो भाषा शिक्षण के 4 सोपान होते हैं। देख, सुबो पहली, कौन? सुबो पहली। सु से होता है सुनना, बो से बोलना, और पै से पढ़ना, और ली से लिखना। ठीक है, देखो ये मैं आपको बता, ये देखो, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। सुनने को बोलते हैं अपन श्रव्य कौशल, बोलने को बोलते हैं अपन वाचन कौशल, पढ़ने को बोलते हैं अपन पठन कौशल, लिखने को बोलते हैं लेखन कौशल। अब इसमें तो ग्राह्यात्मक कौशल क्या होता है, मतलब जो अपन चीज़ें ग्रहण करते हैं। एक तो अपन सुनकर चीज़ें ग्रहण कर सकते हैं, ठीक, ग्रहण करते हैं, और एक पढ़कर। ठीक है, तो ये क्या हो गए? ग्राह्यात्मक कौशल होते हैं। क्वेश्चन आता है, आपको पूछ सकता है क्वेश्चन कि ग्राह्यात्मक कौशल कौन से हैं, ऑप्शन दे देगा आपको। ठीक है, तो श्रव्य कौशल और पठन कौशल, मतलब जो चीज़ें अपने ग्रहण करते हैं। श्रव्य कौशल सुनते हैं, और पठन पढ़ना, पढ़कर भी क्या अपन चीज़ें ग्रहण करते हैं। अभिव्यक्ति कौशल का मतलब होता है कि अपन जो भी बात है उनको अभिव्यक्त कैसे करते हैं। ठीक है, एक तो अपन बोलकर करते हैं, बोलन यानी वाचन कौशल, एक अपन क्या करते हैं, लिख कर करते हैं। 2 प्रकार से अपन अभिव्यक्त करते हैं अपनी बातों को, एक लिख कर, एक बोल कर। आगे बात करते हैं अब श्रवण कौशल। श्रवण कौशल क्या होता है? ठीक है, श्रवण कौशल का संबंध क्या किससे होता है? कान से है। श्रवण कौशल का संबंध किससे है? कान से। मनोविज्ञान के अनुसार बोलने के लिए सुनना भी होता है। अगर कोई छोटा बच्चा सुनता नहीं है तो अगर वो सुनेगा नहीं तो बोल नहीं पाएगा। बालक जन्म से ही माँ, परिवार, समाज आदि से अनेक प्रकार की बातें सुनता है। एक बालक में भाषा का विकास तभी होगा जब वो क्या है, सुनेगा। विद्यालय में भाषण, कहानी, वार्तालाप, शिक्षक मुखादि अनेक प्रकार से सुनने का कार्य होता है। कोई भाषण है, कहानी है, वार्तालाप है, शिक्षक जो भी बोलता है आदि अनेक प्रकार से सुनने का कार्य होता है। जब बालक के श्रवण में समस्या होता है, अनेक अन्य 3 कौशल भी उससे प्रभावित होंगे। जब वो, जैसे मान लो सुनना, अगर सुनेगा नहीं तो बोलेगा नहीं, बोलेगा नहीं तो पढ़ेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं तो लिखेगा नहीं। अन्य कौशल भी क्या होता है, प्रभावित होते हैं। अगला है व्यवहारिक ज्ञान अर्जन का आधार है। ठीक है, अब व्यवहारिक ज्ञान किससे मिलता है अपन को? जब अपन सुनेंगे नहीं तो अपन को व्यवहारिक ज्ञान नहीं मिलेगा। व्यवहारिक ज्ञान किससे अर्जन होता है? अपन को सुनने से अर्जन होता है। अब श्रवण कौशल का महत्व क्या है? श्रवण कौशल का महत्व ये है कि श्रवण कौशल में कुशलता होने पर अन्य के भावों से, विचारों से बालक जुड़ जाता है। अगर श्रवण कौशल अच्छा है बच्चे का तो अन्य के भाव होंगे, विचार होंगे, उससे बालक क्या जुड़ जाता है। अगला है विचारों को शीघ्रता एवं सरलता से ग्रहण किया जा सकता है। किसी के विचारों को शीघ्रता से, सरलता से ग्रहण तभी किया जा सकता है जब बालक सुनेगा। अगला है श्रवण कौशल से बालक के शब्द भंडार में क्या होती है, वृद्धि होती है। श्रवण कौशल मैंने सुनने से बालक के शब्द भंडार, मतलब जो भी जितना सुनेगा उतना ही बच्चा बोलेगा। श्रवण से वक्ता की संतुष्टि, श्रवण से वक्ता की संतुष्टि, श्रवण से वक्ता की संतुष्टि और श्रोता ज्ञान अर्जन जुड़ता है। वक्ता मतलब जो बोलने वाला होता है, और श्रोता मतलब जो सुनने वाला होता है, उनकी संतुष्टि का ज्ञान अर्जन जुड़ता है। बालक अपनी इंद्रियों का उपयोग करना सीख जाता है। इंद्रियां, इंद्रिय जैसे श्रवण, ठीक है, इंद्रिया नाक, कान, जीभ, ये क्या इंद्रियां होती हैं, ठीक है, इनका उपयोग करना सीख जाता है सुनने से ही। मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है। मौखिक अभिव्यक्ति मतलब बोलने की अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है। अब श्रवण कौशल के उद्देश्य क्या होते हैं? श्रवण कौशल के उद्देश्य, श्रवण के प्रति रुचि उत्पन्न करना, ठीक है, यानी सुनने के प्रति क्या, रुचि उत्पन्न करना। वक्ता के मनोभाव को समझना, जो बोल रहा है, ठीक है, उसके मनोभाव को समझना। वक्ता का उच्चारण सुनकर शुद्ध उच्चारण का प्रयास करना। जो अपन को कोई सामने वाला व्यक्ति अपन को बोल रहा है उसको सुनकर शुद्ध उच्चारण का बोलने का प्रयास करना। भाषा, साहित्य एवं साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न
करना, भाषा साहित्य में रुचि के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा कौशल है मौखिक या उच्चारण कौशल। पहला हो गया श्रवण सुनना, दूसरा है बोलना कौशल यानी मौखिक कौशल। इसका संबंध किससे है? दूसरे का मुख से है। ठीक है, जो भी बोलते हैं हम किससे? मुख से बोलते हैं। इसे द्वितीयक कौशल भी कहा जाता है। इसे कौन सा कौशल कहा जाता है? द्वितीयक कौशल भी कहा जाता है। और किस में आता है? अभिव्यंजनात्मक कौशल में आता है। एक तो अपने जो मौखिक कौशल और एक कौन सा है? लिखने वाला कौशल लिखते हैं। दो कौशल इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसमें है कि सुनकर, इसमें जो है कि सुनकर अर्थ ग्रहण के पश्चात व्यक्ति निम्न 3 प्रकार से अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। सुना व्यक्ति ने कोई चीज़, ठीक है, सुनने के बाद उसे अपने विचार प्रकट करना है तो कैसे कर? देखो, एक तो बोलकर, इसका संबंध किससे? उच्चारण कौशल। बोलकर कर सकता है, एक लिखकर कर सकता है। ठीक है, एक बोलकर कर सकता है, एक लिखकर कर सकता है, और एक से संकेत के द्वारा भी कर सकता है, साइन लैंग्वेज के माध्यम से भी कर सकता है। अब श्रवण कौशल के महत्व एवं उद्देश्य। ठीक है, गृहीत ज्ञान को अभिव्यक्त करना, जो भी उसने ज्ञान ग्रहित किया है उसको अभिव्यक्त करना किसके माध्यम से होता है? मौखिक कौशल के माध्यम से होता है। भाषा के परिष्कृत एवं परिमार्जित रूप के अनुसार उच्चारण दक्षता का विकास करना। भाषा के परिष्कृत और परिमार्जित रूप, जो भी भाषा का रूप परिष्कृत है, परिमार्जित रूप है, उसके अनुसार जो उच्चारण दक्षता है, जो भी उच्चारण कैसे किया, हर शब्दों का उच्चारण करने का दक्षता का विकास करना। संप्रेषण विकसित करना, दो व्यक्तियों के बीच संप्रेषण तभी होगा जब अपन सुनेंगे, सुनने के बाद ही क्या करता है? अपनी बातों को अपन बोल पाते हैं, जब संप्रेषण क्या होता है? विकसित होता है। तो ये क्लासें थी आज की। अपने 2 कौशल पढ़े अपन ने, एक तो श्रवण कौशल और एक पढ़ा अपन ने मौखिक कौशल। ठीक है, 2 कौशल आज अपन ने पढ़े इस वीडियो के अंतर्गत, और अब अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आप हमारे चैनल यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेटर ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले, और हमारा टेलीग्राम चैनल है स्पेशल एजुकेटर ग्रुप, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी जरूर ज्वाइन कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।